ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुछ सवाल और करेंगे अल्टरनेटर वगैरह से रिलेटेड, और इसके थ्रू कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एएलपी का चाहे एएलपी का या फिर बीएसपी एससीएल का या फिर मेट्रो वगैरह का, यूपीपीसीएल टीजी2 का, सारे एग्जाम के लिए आपकी क्लास यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के सवालों की कहानी। ठीक है, पहला सवाल है आपके पास ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड फ्रैक्शनल पिचिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन रिजल्ट्स इन। इसका मतलब यह है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं और फ्रैक्शनल पिचिंग मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं, उसका क्या फायदा होता है। विक्षुब्ध लपेट, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को विक्षुब्ध बोलते हैं हिंदी में, या फिर भिन्नात्मक निकुटन यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग का परिणाम क्या है बताओ। अगर आपने वाइंडिंग अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड यूज की है या आपने वाइंडिंग शॉर्ट पिच यूज की है, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो वोल्टेज थोड़ा सा कम पैदा होता है, जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। दूसरा, हार्मोनिक्स भी कम हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। हार्मोनिक्स जो होता है ये अनडिजायर्ड है, हम नहीं चाहते ये हो, ये भी कम हो जाता है। हार्मोनिक्स भी कम हो जाता है, यानी जो आपका वोल्टेज है ना वो साइनोसॉइडल हो जाता है, साइनोसॉइडल ग्राफ के और करीब हो जाता है। इट बिकम्स मोर क्लोजर टू साइनोसॉइडल। तो इंक्रीज ऑफ ईएमएफ, नो। रिडक्शन ऑफ बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स, यस। बी ऑप्शन सही है, रिडक्शन ऑफ बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स। ईएमएफ और हार्मोनिक्स दोनों का रिडक्शन हो जाता है, दोनों का रिडक्शन हो जाता है। ठीक, रिडक्शन ऑफ बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स, दोनों का रिडक्शन हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं, ईएमएफ भी और हार्मोनिक्स भी। हार्मोनिक्स का कम होना तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, बोलो। नेक्स्ट, अगला है फॉर मॉडर्न अल्टरनेटर व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एससीआर। मॉडर्न अल्टरनेटर जो है उनके लिए एससीआर की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है। एससीआर मतलब होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो। बताइए शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू क्या होगी मॉडर्न अल्टरनेटर के लिए, बताइए सभी लोग। स्वागत है अमन, अनंत देव, जयशंकर, प्रियांशु, प्रेमलता, सबका स्वागत है। इस सवाल का आंसर बताइए। आइए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो होता क्या है। एससीआर, देखो इसको ध्यान से, शॉर्ट सर्किट रेशियो। इस पे सवाल हर एग्जाम में पूछा हुआ है, जेई के एग्जाम में भी, आईटीआई के एग्जाम में भी। शॉर्ट सर्किट अनुपात क्या है ये रेशियो है किसका, आईएफ फॉर रेटेड वोल्टेज विद ओपन टर्मिनल आईएफ फॉर रेटेड आईएफ फॉर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज
रेटेड वोल्टेज विद ओपन टर्मिनल और फिर है IF फॉर रेटेड IF फॉर रेटेड आर्मेचर करंट विद शॉर्टेड टर्मिनल। IF फॉर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज विद ओपन टर्मिनल, यानी हिंदी में अगर कहें खुले आर्मेचर टर्मिनल में रेटेड धारा पैदा करने के लिए प्रयुक्त फील्ड धारा दूसरा शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल में रेटेड आर्मेचर धारा के लिए प्रयुक्त फील्ड करंट या फील्ड धारा। ये इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा क्या है इसका मतलब, ठीक है। अशोक कमन देखो, जिससे मान लीजिए आपके पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है जिसको अल्टरनेटर कहते हो आप, ये उसका आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। ये आपका रोटर है, ये रोटर है। रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेट दी गई है। फील्ड वाइंडिंग लपेटने के बाद इसको डीसी सप्लाई दी गई है, और जब डीसी सप्लाई आपने दिया तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल पैदा हो जाएगा। ठीक, फील्ड वाइंडिंग आपने लपेट के डीसी सप्लाई आपने दिया, डीसी सप्लाई देने के बाद ये नॉर्थ और साउथ पोल पैदा हो जाएगा। जब नॉर्थ और साउथ पोल पैदा हो जाएगा, यानी नॉर्थ से आपका फ्लक्स निकलेगा, नॉर्थ से आपका फ्लक्स निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ की तरफ। नॉर्थ से आपका फ्लक्स निकल के इधर जाएगा साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। इसको आप अल्टरनेटर को घुमाते हो किसी बाहर से, किसी प्राइम मूवर से या किसी भी बाहरी सोर्स से घुमाते हो, तो आपका ये घूमता है। जो घूमता है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बदलता है। जब ये घूमेगा, देखो नॉर्थ से निकल के जो फ्लक्स जा रहा है साउथ की तरफ वो बदलेगा। ये घूमेगा तो नॉर्थ से निकल के जो साउथ की तरफ फ्लक्स जा रहा है वो भी इससे पास होगा और बदलेगा। तो इसमें ईएमएफ है कि नहीं आएगा? ईएमएफ आएगा, कुछ ईएमएफ इसमें आएगा। मान लीजिए ये आ गया, ये आर्मेचर, आर्मेचर जो ईएमएफ आ गया न्यूट्रल है, ईएमएफ आ गया, जो है ईएमएफ आ गया। अब यहां पे वोल्टेज कुछ ये आ गया। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि जो रेटेड वोल्टेज आपको पैदा करना है आर्मेचर में, वो रेटेड वोल्टेज कितना है, उसके लिए कितनी फील्ड करंट चाहिए।
यहां पे कितनी फील्ड करंट हमको चाहिए कि रेटेड वोल्टेज हमारा पैदा हो, लेकिन ओपन टर्मिनल हो। मान लीजिए रेटेड वोल्टेज 11 केवी है मान लीजिए, तो ये ओपन करने के बाद, ये भी ओपन है, कोई लोड नहीं लगा है, तो आर्मेचर का टर्मिनल ओपन है, और ओपन करने के बाद अगर 11 केवी वोल्टेज पैदा करना है तो उसके लिए कितनी फील्ड करंट की जरूरत पड़ी है, कितनी फील्ड करंट की जरूरत पड़ी। अगर यहाँ रेटेड वोल्टेज जो ओपन सर्किट में 11 केवी वो पैदा करना है, तो जो करंट की जरूरत पड़ी वो ऊपर हमने लिखा है, यही है IF फॉर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज विद ओपन टर्मिनल, कि खुले आर्मेचर टर्मिनल में रेटेड धारा, रेटेड वोल्टेज लिखना है यहाँ पे, रेटेड विभव, रेटेड विभव, खुले आर्मेचर टर्मिनल रेटेड विभव पैदा करने के लिए प्रयुक्त फील्ड धारा। ठीक, यानी यहां पे ओपन सर्किट में जो रेटेड वोल्टेज है मान लीजिए 11 केवी, वो पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी ऊपर आपने लिखा कि फील्ड करंट कितनी देनी पड़ी। अगर ओपन सर्किट में इसको ओपन करके जो रेटेड वोल्टेज था ओपन सर्किट का उसको पैदा करने के लिए जो करंट देनी पड़ी वो IF है, वो ऊपर लिख दिया आपने। और फिर क्या किया, हमने लोड को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मान लिया हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद, इस शॉर्ट करने के बाद आपको इस शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल जो रेटेड करंट है आर्मेचर की, शॉर्ट करने के बाद मान लीजिए रेटेड करंट है, मान लीजिए 500 एम्पियर, मान लीजिए रेटेड करंट शॉर्ट सर्किट करने के बाद 500 एम्पियर है, ये 500 एम्पियर करंट है रेटेड की शॉर्ट करने के बाद। तो 500 एम्पियर करंट पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी वो नीचे लिखेंगे, 500 एम्पियर करंट पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी वो नीचे लिखेंगे। क्या है, IF फॉर रेटेड आर्मेचर करंट विद शॉर्टेड टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल में, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल में रेटेड आर्मेचर धारा के लिए प्रयुक्त फील्ड धारा, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल में रेटेड आर्मेचर धारा के लिए प्रयुक्त फील्ड धारा, यानी कितनी फील्ड करंट आपको देनी पड़ी अगर हम चाहते हैं कि आर्मेचर को शॉर्ट कर दें और उसमें जो रेटेड करंट है वो पैदा हो जाए। इसको शॉर्ट कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद जो रेटेड करंट है 500 एम्पियर वो पैदा करने के लिए कितनी करंट हमको यहां पे देनी पड़ी फील्ड करंट। बोलिए, तो आपको लिखना तो फील्ड करंट है ऊपर भी नीचे भी, पहले फील्ड करंट लिखना है जब इसको ओपन करके रखा और ओपन में जो हमें रेटेड वोल्टेज चाहिए था वो वोल्टेज पैदा करने के लिए जो करंट देनी पड़ी वो ऊपर लिखा हमने, और फिर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद जो शॉर्ट सर्किट में रेटेड करंट होगी वो पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी, यानी शॉर्ट करने के बाद, शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो रेटेड आर्मेचर करंट है वो पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी वो नीचे है, और ऊपर क्या है, इसको ओपन कर दिया हमने, क्या कर दिया, ओपन, और ओपन करने के बाद, ओपन करने के बाद जो रेटेड वोल्टेज यहां पे ओपन सर्किट में होगा वो पैदा करने के लिए जो फील्ड करंट देनी पड़ी वो ऊपर लिखेंगे, यही है शॉर्ट सर्किट रेशियो, दिस अपॉन दिस। आप इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये होता है 1/XS, अगर आप सॉल्व करोगे, वन यहां एक्सेस क्या, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, वेयर एक्सेस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, पर यूनिट में होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, याद रखना, एक्सेस है पर यूनिट में है, पर यूनिट मतलब आप पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हो, तुल्यकालिक प्रतिघात, पर पीयू मतलब पर यूनिट, प्रति यूनिट, ठीक। एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है, आप मोटे मोटे तौर पे समझो तो ये जो वाइंडिंग है इसका रिएक्टेंस है, बस मैं बहुत मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूं, अदरवाइज सिंक्रोनस रिएक्टेंस से भी कहानी है, बट मैं मोटे मोटे तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है, ये जो वाइंडिंग है इसका जो रिएक्टेंस है, भाई वाइंडिंग है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ उसका रिएक्टेंस भी होगा, वाइंडिंग का कुछ प्रतिरोध भी होगा, कुछ प्रतिघात भी होगा, जो प्रतिघात है यानी जो रिएक्टेंस है वो है, इसका रिएक्टेंस जो है इन वाइंडिंग का वो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है, वाइंडिंग का रिएक्टेंस, जो वाइंडिंग है उसका रिएक्टेंस है।
ओके, एक्स एस क्या है? एस मतलब सिंक्रोनस, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एस मतलब सिंक्रोनस, एक्स मतलब रिएक्टेंस। एक्स एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इस वाइंडिंग का या इस वाइंडिंग का रिएक्टेंस जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो दिस अपॉन दिस होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। मॉडर्न अल्टरनेटर के लिए अगर हम बात करें, मॉडर्न अल्टरनेटर के लिए इसकी वैल्यू लगभग 0.5 या 0.7 के आसपास होती है, लगभग 0.5 से 0.7 के आसपास होती है। तो मैं 0.5 लिख देता हूं इसके लिए, फॉर मॉडर्न अल्टरनेटर। आजकल के जो अल्टरनेटर हैं, आधुनिक अल्टरनेटर के लिए एक्सेस से सिंक्रोनस रिएक्टेंस पीयू है पर यूनिट। ठीक, तो याद रखना आप ये सवाल, आपके पास जो सवाल है कि मॉडर्न अल्टरनेटर के लिए एससीआर कितना होता है, 1/2 या 0.5। शॉर्ट सर्किट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ये भी मैंने लिख दिया, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया कई बार एग्जाम दिस अपॉन दिस। और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 1/एक्सेस, जहां एक्सेस का एक्स मतलब सिंक्रोनस, एक्स मतलब रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर यूनिट में, प्रति यूनिट। ठीक है, बोलो लक्ष्मी, अशोक, अजीत, अमन, बताओ। अगला सवाल है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत है इस सवाल में तो बताइए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं तो अगले सवाल पे चलते हैं। If field current of a three-phase alternator is reversed, what happens to its phase sequence? अगर फील्ड करंट को हमने उल्टा कर दिया, जो रोटर को फील्ड करंट दी जा रही है, तो इसके फेज सीक्वेंस के साथ क्या होगा? तो जो फेज सीक्वेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? यदि त्रिकला अल्टरनेटर के क्षेत्र धारा को उल्टा कर दो तो फेज सीक्वेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी जो अल्टरनेटर वोल्टेज पैदा कर रहा है उसके फेज सीक्वेंस पे फर्क पड़ेगा? यानी ये सवाल है। ये जो रोटर को फील्ड वाइंडिंग दी जा रही है, इस फील्ड वाइंडिंग को उल्टा कर दिया जाए, यही तो है कि फील्ड करंट को आपने पुनः रिवर्स कर दिया। ये जो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट थी ऐसे, इसको उल्टा कर दिया आपने। ठीक, तो जो यहाँ पे वोल्टेज अल्टरनेटर पैदा कर रहा था, ये अल्टरनेटर है, वोल्टेज पैदा करेगा, वोल्टेज कुछ सीक्वेंस होगा। तो अल्टरनेटर के वोल्टेज पे जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? फेज सीक्वेंस पे जो जनरेटर वोल्टेज पैदा कर रहा है या जो अल्टरनेटर वोल्टेज पैदा कर रहा है यहाँ पे, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर आपने रोटर की फील्ड करंट जो है उसको उल्टा कर दिया। remain same, reverses two phase are exchange to it becomes AC मोटर, AC मोटर बन जाती है। बोलो, बोलिए। If field current of a three-phase alternator is reversed, what happens to its phase sequence?
फील्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से, फील्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है ना, उसके फेज सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजॉय राम प्रकाश, एंजॉय। राम, स्वागत है राम प्रकाश। नीतीश, आपसे यह कहा गया है कि जो रोटर को फील्ड करंट दी जा रही है उसको उल्टा कर दिया गया, तो जनरेटर जो वोल्टेज पैदा कर रहा है उसके फेज सीक्वेंस कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर फील्ड करंट के डायरेक्शन को उल्टा किया है तो उससे जनरेटर ने जो वोल्टेज पैदा किया उसके फेज सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, जैसे था वैसे का वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, रिमेन सेम। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरेटर जो वोल्टेज पैदा कर रहा है उसके फेज सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जो रोटर है उसकी फील्ड करंट को रिवर्स किया है, फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स किया है, डीसी सप्लाई की पोलैरिटी को उल्टा किया, तो वोल्टेज जो अल्टरनेटर पैदा कर रहा है उसके फेज सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीसी स्टार्ट करेंगे प्रियांशु इसके बाद, कोई दिक्कत? याद रखना इसको ए। आइए अगला सवाल है आपके पास ये, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नोन ऑन जनरेटर बस? जनरेटर बस कौन है ये बताना है आपको। जनरेटर बस कौन है? हम्म, बताओ, नाम सुना है इस सवाल का? इस टाइप के सवाल देखे हैं कभी? बोलो। चलो इस टाइप का सवाल आपको बताते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल नया टाइप का सवाल है आपके लिए, कई बार आ सकता है, बहुत थोड़ा सा रट लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। हमारे पास तीन प्रकार की बस होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की बसेस होती हैं। मैं आपको हल्का सा बताता हूं, टाइप्स ऑफ बस। तो बस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बस क्या होती है। बस होती है जैसे एक कॉमन पॉइंट होता है जिससे सारे जनरेटर जुड़े होते हैं, बस है। बस मतलब मान लीजिए कोई रॉड है, एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है, मान लीजिए ये रॉड है, कोई ये प्लेट है, रॉड है चाहे प्लेट है, कुछ भी मान लो, इसे बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस। इससे कई सारे जनरेटर जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक जनरेटर ये जुड़ा है, जनरेटर G1, फिर दूसरा जनरेटर ये जुड़ा है, जनरेटर G2, तीसरा जनरेटर ये जुड़ा है, जनरेटर G3,
फिर ये जनरेटर जुड़ा, जनरेटर G4, ऐसे कई सारे जनरेटर इस बस से जुड़े होते हैं, सब जनरेटर्स हैं। एक जनरेटर, दूसरा, तीसरा जनरेटर, ये सारे जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वोल्टेज पैदा करते हैं, उस बस को देते हैं। और बस से फिर लोड जुड़ा होता है, यहाँ पे कोई लोड होगा, और वो लोड जो है पावर कहां से लेगा, बस से लोड होगा कोई, ये कोई लोड है या भार है। तो जो आपके जनरेटर्स होते हैं, कैसे हैं सर? जी सर, ये जितने भी जनरेटर्स हैं वो सारे के सारे पावर किसको देते हैं, इस बस को। बस एक तरीके से कॉमन पॉइंट है, या एक तरीके से जंक्शन समझ लो आप। और फिर इस बस से लोड को पावर दी जाती है, यानी जनरेटर से बस को और बस से लोड को। अब मान लीजिए जो भी पावर आपने दी, एक्टिव पावर मान लीजिए है P, जो भी पावर दी गई एक्टिव पावर है आपकी P, आपके जनरेटर के द्वारा या बस के द्वारा लोड को दी गई एक्टिव पावर है P, और जो रिएक्टिव पावर दी गई क्रिया शक्ति वह है Q। एक्टिव पावर को आप जानते हो, जिसको वाट में हम नापते हैं, रिएक्टिव पावर को हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में नापते हैं। इसको हम वास्तविक शक्ति भी लिख सकते हैं, रियल पावर, ट्रू पावर या यूजफुल पावर, इसको हम वाट में नापते हैं। इसको हम VAR, या आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में नापते हैं। तो जो एक्टिव पावर दी गई हमारे जनरेटर की तरह वो है आपकी P, रिएक्टिव पावर जो दी गई वो है Q, और जो वोल्टेज है आपका, जो आपके बस का जनरेटर का जो वोल्टेज उसने पैदा किया होगा, वो वोल्टेज है आपका V, वो वोल्टेज है आपका V। और डेल्टा क्या है, डेल्टा है आपका लोड एंगल, भार कोण। ये क्या है, ये आपका जनरेटर के वोल्टेज या बस वोल्टेज और लोड के वोल्टेज बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बस वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज। ये है कहानी कि मान लीजिए बस है, लोड का कुछ वोल्टेज, दोनों के बीच में जो कोण है वो डेल्टा है। बस का कुछ वोल्टेज है, लोड का कुछ वोल्टेज है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा। डेल्टा कोण है, V आपका वोल्टेज है आपके बस का, मान लीजिए P एक्टिव पावर है, Q रिएक्टिव पावर है। तो चार पैरामीटर्स हमारे पास हैं, एक P है, दूसरा Q है, तीसरा V है, चौथा डेल्टा है। अब इस पे जो सवाल आपके आते हैं, हमारे पास तीन टाइप की बसेस हैं, एक है लोड बस, दूसरी है जनरेटर बस,
और अगली है स्विंग बस। इन तीनों बसेज में दो क्वांटिटीज हमको पता रहती हैं, दो क्वांटिटीज हमको निकालनी रहती है। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी नोन है, कौन सी क्वांटिटी अननोन है। लोड बस में कौन सी क्वांटिटी नोन है, जनरेटर बस में कौन सी क्वांटिटी नोन है, या स्विंग बस में कौन सी क्वांटिटी नोन है। स्विंग को हम स्लैक बस भी बोल सकते हैं, या रेफरेंस बस भी बोल सकते हैं। स्विंग बस, स्लैक बस, या रेफरेंस बस। ये आपकी जनरेटर बस, ये आपकी लोड बस। ये है नोन क्वांटिटी, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको पता है। ये हमको पता नहीं करना है, हमको पता रहेगा। और कुछ चीजें हैं जो अननोन हमको पता पता करनी है, अननोन क्वांटिटी। यही क्वांटिटी आपको पता करनी रहेगी, अननोन क्वांटिटीज। क्वांटिटी टू बी नोन एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, ये हमारे पास है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो पता करनी है, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि इन तीनों बसेस के बारे में कौन कौन सी क्वांटिटीज नोन है, कौन कौन सी क्वांटिटीज अननोन है, बस। लोड बस में हमारे पास पी और क्यू पता है, तो बचा क्या, अगर पी और क्यू बचा वी और डेल्टा, पी डेल्टा को उधर छाप दो। जनरेटर बस में हमारे पास पी और वी पता है, अगर पी और वी पता है, पी और वी बचा क्या, क्यू और डेल्टा, क्यू और डेल्टा को उधर छाप दो। और उसके बाद है आपका स्विंग बस, वी और डेल्टा इसमें पता है, वी और डेल्टा मतलब ये पता है, ये पता करना है, पी क्यू उधर छाप दो। ये है, तो आपसे यही पूछेगा कि कौन से बस में कौन से चीज नोन है, कौन से अननोन है। तो लोड बस में पी और क्यू यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर हमको पता होती है, वी और डेल्टा हमको पता करना है। जनरेटर बस में पी और वी पता है, क्यू और डेल्टा पता करना है। स्विंग बस में वी और डेल्टा पता है, पी और क्यू पता करना है। ऐसे ही आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब लोड बस में पी और क्यू पता है, इसलिए इसको हम पीवी बस भी बोलते हैं। लोड बस में क्या पता है, पी और क्यू, सॉरी पी और क्यू पता है तो पी क्यू बस बोलते हैं हम इसको। पी क्यू बस भी बोल सकते हैं क्योंकि पी और क्यू पता है। जनरेटर बस में पी और वी पता है, इसलिए आपको इसको पीवी बस भी बोल सकते हो। और स्विंग बस में वी और डेल्टा पता है तो आप इसको वी डेल्टा बस भी बोल सकते हो। ये है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया था ये है, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नोन ऑन जनरेटर बस, कि निम्न में से कौन सी मात्रा जनित्र बस में यानी जनरेटर बस में ज्ञात होती है। मतलब जनरेटर बस में कौन सी नोन क्वांटिटीज ये पता करना आपको। जनरेटर बस में देखो, जनरेटर बस है, कौन सी क्वांटिटी नोन है, पी और वी। जनरेटर बस में कौन सी क्वांटिटी नोन है, पी और वी, तो पी और वी हमारे पास नोन है, पी और वी। सूरज हो जाएगा उस बैच से भी, ठीक है। ठीक है नीतीश, देखता हूं मैं। इस सवाल का आंसर सबको समझ में आया? अगर किसी को कम समझ में आया तो आप रट लेना कि किसमें क्या पता है क्या नहीं पता है। पी और वी पता है जनरेटर बस में।
अगर ये लोड बस होता तो पी क्यू पता होता, स्विंग बस होता तो वी डेल्टा पता होता। तो किस बस में क्या पता है क्या नहीं पता, ये आपको बस सवाल याद रखना है, बाकी चीज आप जानते हो। स्लैक या स्विंग या रेफरेंस बस। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल हमारा हो गया। इस सवाल का आंसर बताइए। ये कि when two alternators are in exact synchronism, their terminal voltages are। सिंक्रोनिज्म का मतलब यही है, आप जो कनेक्ट कर रहे हो, जैसे एक जनरेटर दो जनरेटर दोनों बस से जुड़े हैं, ये दोनों सिंक्रोनिज्म में हैं, ये दोनों जनरेटर सिंक्रोनिज्म में है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी जनरेटर बस बार से कनेक्टेड है, ये भी बस बार से कनेक्टेड है। बस बार का मतलब एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिससे कई सारे जनरेटर आके कनेक्टेड होंगे, फिर हम इस बस बार से लोड को पावर देंगे, कोई मोटर होगा या जहां भी वोल्टेज की जरूरत होगी। तो सिंक्रोनिज्म का मतलब है दो जनरेटर को आपस में पैरेलल में जोड़ना या फिर दो जनरेटर को बस बार से जोड़ना, फिर इस बस बार से लोड कनेक्टेड होता है। तो एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म में है तो इसके टर्मिनल वोल्टेजेस कैसे होंगे दो अल्टरनेटर के, तो उनके टर्मिनल वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और फेज एंगल या फेज सीक्वेंस भी सेम होगा, दोनों चीजें सेम होंगी अगर एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म में है। क्या है, उनका वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन विद रिगार्ड टू आर्मेचर, सिमिलर इन एक्सटर्नल सर्किट एंड लोकल सर्किट। बताइए इसका आंसर। दो अल्टरनेटिव एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म में है तो उनके वोल्टेजेस कैसे होंगे। अशोक ने आंसर दिया अभी, बाकी लोग बताइए। देखो आपके पास जैसे ये डायग्राम था, तो जो वोल्टेज इसका होगा, मान लीजिए अगर इसका वोल्टेज जो भी है और जो वोल्टेज इसका, ये दोनों वोल्टेज इस बस बार के वोल्टेज के इक्वल होने चाहिए और इन दोनों का फेज सीक्वेंस या जो भी फेज एंगल है वो इसके एंगल के सेम होना चाहिए। यानी इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के समान और इसका फेज एंगल इसके फेज एंगल के समान, इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के समान, इसका फेज एंगल इसके फेज एंगल के समान। यानी दोनों का वोल्टेज जो एक्सटर्नल सर्किट है बस बार वाला उसके सेम होना चाहिए। ये जनरेटर हो चाहे ये जनरेटर, दोनों का जो भी वोल्टेज है वो जो बस बार का वोल्टेज उसके सेम होना चाहिए, बस बार के। तो इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन विद रिगार्ड टू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल मतलब बस बार का, जो बस है जिससे जाकर के जोड़ना है अल्टरनेटर को, उस बस के वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट नहीं होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। एक्सटर्नल सर्किट जो बाहर का बस वाला जिससे जनरेटर को जोड़ना है। ये सवाल है कि अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए हम कौन सा प्रोटेक्शन यूज करते हैं। जैसे आप कई बार पढ़ते हो ना कि अलग अलग टाइप के रिले हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इम्पीडेंस रिले का यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं, ऐसे ही फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं, तो अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए याद करना आप मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम मेनली अल्टरनेटर की या फिर ट्रांसफार्मर की भी सुरक्षा के लिए यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर तो है नहीं, तो अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए हम मर्ज प्राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है आदित्य। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन किस लिए, अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए। अगला सवाल आपका, इसको बताइए।
कि लेट अल्फा बी द कॉर्डिंग एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री फॉर द फंक्शनल फ्लक्स वेव ऑफ एन अल्टरनेटर, इट्स पिच फैक्टर फॉर द nth हार्मोनिक्स विल बी इक्वल टू, यानी आपको पिच फैक्टर निकालना है nth हार्मोनिक्स के लिए, पिच फैक्टर निकालना है nth हार्मोनिक्स के लिए। बताइए, देखो पिच फैक्टर का जो फार्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा Kp, पिच फैक्टर का फार्मूला होता है cos रो अपान 2, जहां रो क्या है, कॉर्डिंग एंगल है। पिच फैक्टर का फार्मूला होता है Kp cos रो अपान 2, जहां रो क्या है, कॉर्डिंग एंगल या शॉर्ट पिच एंगल है। कॉर्डिंग एंगल या शॉर्ट पिच एंगल है। और अगर nth हार्मोनिक्स के लिए ही निकालना हो कि शॉर्ट पिच एंगल कितना होगा फॉर nth हार्मोनिक्स, भाई थर्ड हार्मोनिक्स के लिए, फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए, जिसके लिए भी निकालना होगा, अगर उसके लिए पिच फैक्टर का फार्मूला देखना हो तो क्या होगा, पिच फैक्टर का फार्मूला हो जाएगा Kp cos अल्फा अपान, cos आपका रो अपान 2 था, यहां पे n लिख दो nth हार्मोनिक्स के लिए, n इंटू रो अपान 2, जहां n क्या है, जिस हार्मोनिक्स के लिए निकालोगे वो लिख दोगे। अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो n की जगह पे 3, फिफ्थ हार्मोनिक्स है n की जगह पे 5, बाकी रो आपको पता है कॉर्डिंग एंगल है। अब अगर कॉर्डिंग एंगल को हम रो के बजाय अल्फा से रिप्रेजेंट करें, अगर कॉर्डिंग एंगल को हम रो के बजाय अल्फा से रिप्रेजेंट करें, फार्मूला आपका अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, Kp क्या हो जाएगा आपका cos n इंटू अल्फा अपॉन 2। बस भाई आपसे ऑब्जेक्टिव में कॉर्डिंग एंगल को अल्फा माना है, हमने कॉर्डिंग एंगल को रो माना है, cos n इंटू अल्फा अपॉन 2, यहां इन्होंने अल्फा माना है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, cos n इंटू अल्फा अपॉन 2, n क्या है, अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो n की जगह पे 3, फिफ्थ हार्मोनिक्स n की जगह पे 5, अल्फा क्या है, कॉर्डिंग एंगल है। अगर कॉर्डिंग एंगल अल्फा है तो ये फार्मूला होगा, कॉर्डिंग एंगल को आपने रो माना है तो cos n अल्फा अपॉन 2 ये हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना पिच फैक्टर नॉर्मली तो ये है फंडामेंटल के लिए या वैसे, और अगर हार्मोनिक्स के लिए पूछे, थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए, तो बस रो की जगह पे n लिख देना, n में हार्मोनिक्स के लिए n रो अपॉन 2। और अगला फार्मूला है ये, इसका आंसर बताइए, हो जाएगा सूरज, इसी से हो जाएगा। अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिजाइंड टू जनरेट पावर एट, जो आपका अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस जनरेटर, वो जो बिजली पैदा करता है वो किस पे पैदा करता है, एक फिक्स्ड पावर फैक्टर पे या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, वेरिएबल वोल्टेज पे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे। तो आपका उत्तर होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे। नॉर्मली वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के आसपास होती है, 50 हर्ट्ज होती है, तो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे पैदा करता है ये अल्टरनेटर। आपको जो भी वोल्टेज पैदा करेगा, मान लीजिए 11 केवी पैदा करे या जितना भी वोल्टेज पैदा करे, वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे पैदा करता है, जो कि 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड मान लो, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पे। और अगला सवाल है, सब याद होना चाहिए आपको, कि ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज डन विद द हेल्प ऑफ। अगर कोई अल्टरनेटर है जो घूम रहा है
और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, अगर उसकी स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हो जाए तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है, इसको आप अल्टरनेटर कहते हो, उसकी स्पीड जो है रोटर की एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तीव्र गति से, अति गति से सुरक्षा किसकी मदद से की जाती है? गवर्नर की मदद से। ओवर करंट रिले नहीं, अलार्म नहीं, डिफरेंशियल रिले नहीं, गवर्नर, गवर्नर की मदद से। गवर्नर क्या करता है? स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, स्पीड को कम ज्यादा करना है तो उसके लिए हम गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, तो स्पीड ज्यादा हो गई तो उसको आप कम कर सकते हो गवर्नर की मदद से। ओके नीतीश, ठीक है। गवर्नर की मदद से, गवर्नर क्या करेगा? स्पीड को गवर्न करेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, उसको आप कम करना चाह रहे हो, ये काम किसकी मदद से कर सकते हो आप? गवर्नर की मदद से। अगला सवाल ये है कि विच आर द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर टू अल्टरनेटर्स रनिंग इन पैरेलल, यानी दो अल्टरनेटर को अगर आप पैरेलल में जोड़ के काम करना चाह रहे हो तो क्या उसमें सेम होना चाहिए? आइडेंटिकल क्या होना चाहिए? पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस आपने पढ़ा है कि जब भी दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनके लिए वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज एंगल या फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये कुछ चीजें जो सेम होनी चाहिए, जैसे वोल्टेज, फेज एंगल या फेज डिफरेंस या फेज सीक्वेंस या फ्रीक्वेंसी। तो आपका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए जब भी आप दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ के, समांतर में जोड़ के काम चलाना चाहते हो। भाई एक अल्टरनेटर हमारा वो वोल्टेज पैदा नहीं कर पा रहा है तो अब एक से ज्यादा अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज हमको मिल पाए। अगला सवाल ये है, इसका आंसर बताइए। अंडर नो लोड कंडीशन द पावर ड्रॉन बाय द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूटिलाइज्ड टू। एक अल्टरनेटर है, वो नो लोड पे है। नो लोड का मतलब उसमें जो आर्मेचर है उसके टर्मिनल पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, अपना वोल्टेज किसको दे नहीं रहा है, यानी फाइनली यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है। ये नो लोड का मतलब एक अल्टरनेटर है, वो वोल्टेज पैदा कर रहा है लेकिन लोड के जो आर्मेचर का टर्मिनल है वहां पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है। तो आप बताइए, जो भी आपका अल्टरनेटर पावर लेगा वो पावर खर्च कहां होगी? क्योंकि वोल्टेज तो दिया नहीं इसने लोड को, तो क्या होगा? अंडर नो लोड कंडीशन, यानी शून्य भार पर, कोई लोड जब नहीं लगा है, द पावर ड्रॉन, पावर जो ली जाती है अल्टरनेटर के द्वारा, वो कहां खर्च होगी? प्रोड्यूस पावर इन आर्मेचर, मीट कॉपर लॉस बोथ इन आर्मेचर एंड रोटर, रिड्यूस प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग एंड मीट नो लोड लॉसेस। बताइए। देखो, मुन्ना हो जाएगा, परेशान मत हो। इसका आंसर बताओ।
कि अंडर नो लोड कंडीशन द पावर ड्रॉन बाय प्राइम मूवर ऑफ अल्टरनेटर इज यूटिलाइज्ड टू। तो अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड है उस वक्त आपका अल्टरनेटर जो भी पावर लेगा वो पावर कहां खर्च होगी? नो लोड लॉसेस को पूरा होने में, नो लोड लॉसेस को पूरा करने में। नो लोड लॉसेस जो हैं, शून्य भार पर जो हानियां हैं कि लोड नहीं भी लगा हुआ है तो भी कुछ लॉस तो होता ही होता है। बोलो, अगर आप कोई भी मशीन ले लो, चाहे ट्रांसफार्मर ले लो, चाहे इंडक्शन मशीन ले लो, चाहे अल्टरनेटर ले लो, अगर लोड नहीं भी लगा है तो भी कुछ कुछ पावर लॉस होगा जिसको नो लोड लॉस बोलते हैं। भाई लोड लगा दोगे तो लॉसेस थोड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर लोड नहीं भी है तो भी हर मशीन में कुछ न कुछ लॉस होता ही है। ऐसे ही अल्टरनेटर में अगर आपने लोड नहीं भी लगा रखा है तो भी कुछ न कुछ पावर लॉस होगा। वो पावर लॉस कहां खर्च होगा? जो नो लोड पे पावर लॉस होता है उसको पूरा करने में, नो लोड में जो लॉस होगा उसकी कमी को पूरा करने में चला जाएगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको ये सब। अगला सवाल है ये, इंडक्शन जनरेटर इज स्टेबल एट। इंडक्शन जनरेटर किस स्पीड पे नॉर्मली रन करती है, किस स्पीड पे स्टेबल होती है? स्पीड बिलो सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड एंड नन ऑफ द अबव। तो इंडक्शन जनरेटर स्टेबल होता है। आपको बता दूं, इंडक्शन जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें घूमने की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है। इंडक्शन जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें रोटर के घूमने की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है। अगर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई फिर वो इंडक्शन जनरेटर रहा का, फिर तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा वो। अगर इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई फिर वो इंडक्शन जनरेटर या इंडक्शन मोटर हो जाएगा। तो इंडक्शन जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है। स्पीड मोर देन एनएस इंडक्शन के लिए है, याद रखना, सिंक्रोनस के लिए नहीं है। एनएस से ज्यादा स्पीड होती है इसकी। एनएस क्या? सिंक्रोनस स्पीड है। स्पीड बिलो या स्पीड अबव? स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड अबव द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी रहने देते हैं। ठीक है, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में।